जब शाह फैसल आलम कुफ्र के लिए खतरा बन गए तो उनको हटा दिया गया। जब कैनेडी मारा गया जिसके शाह फैसल से अच्छे ताल्लुकात थे, तब अमेरिका में बहुत कुछ हुआ जो शाह फैसल देख रहे थे कि अमेरिका इसराइल के कब्जे में आ चुका मुकम्मल तौर पर। अमरीकी सदर कैनेडी के साथ शाह फैसल के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और दोनों ने मंसूबा बनाया था कि वो फिलिस्तीन का मंसूबा हल करेंगे और एक दूसरे को ताकत बनाएंगे, साथ देंगे। लेकिन फिर कैनेडी को हटा दिया गया। उसके बाद लंदन भी अमरीकी सदर बना जो इसराइल की कठपुतली था। उसने इसराइल को इतना असलहा दिया कि वो मिस्र, शाम, उर्दून पर हमला करके उसके कुछ इलाकों पर कब्जा कर सके। इसके बाद निक्सन आया, वो भी इसराइली कठपुतली। 1973 में शाम और मिस्र ने इसराइल पर हमला कर दिया ताकि अपने इलाके वापस ले सके। इसराइल जंग हार रहा था कि निक्सन ने असलहा की बहुत बड़ी खेप इसराइल को भेज दी। शाह फैसल ने अमेरिका को धमकी दी कि वो इसराइली मदद से बाज आ जाए, वरना हम सख्त कदम उठाएंगे। अमेरिका बाज ना आया तो शाह फैसल ने मगरब का तेल बंद कर दिया, जिससे उनकी पूरी मईशत हिल गई। तेल की कीमत रातों रात $3 से $12 फी बैरल पहुंच गई। तब अमेरिका वजीर खारजा हेनरी किसिंजर ने धमकी दी कि अमेरिका ताकत का इस्तेमाल करके सऊदिया के कुओं पर कब्जा कर सकता है। शाह फैसल ने जवाब दिया कि हम और हमारे आबाओ अजदाद खजूरों और ऊँटनी के दूध पर गुजारा करते थे, हम दोबारा सहरा में जाकर जी लेंगे, लेकिन तुम लोगों के लिए तेल के बगैर जीना नामुमकिन है। तब हेनरी किसिंजर ने मिस्र, उर्दन और सऊदिया के चक्कर लगाए और शाह फैसल को यकीन दिलाया कि वो इसराइल पर दबाव डालकर वो इलाके छुड़वाएगा, आप तेल खोल दें। मिस्र के सदर अनवर सादात ने भी शाह फैसल को कहा कि तेल खोल दो। शाह फैसल ने अपने इत्तेहादी की बात मान ली और उधर इसराइल वक्ती तौर पर पीछे हट गया। इसी वजह से इसराइल व अमेरिका को यकीन हो गया कि ये लोग हमारी मईशत तबाह करने की ताकत रखते। तब दो मंसूबे बनाए गए, एक तो पेट्रो डॉलर का मंसूबा और एक शाह फैसल को हटाने का। पेट्रो डॉलर में यह था कि सऊदिया अपना तेल जिसको भी बेचे सिर्फ अमरीकी डॉलर में बेचेगा। इसका मुनाफा अमरीकी बैंकों में भेजेगा ताकि वहां सरमायाकारी हो और सऊदिया की दौलत बढ़े। इसके बदले अमेरिका सऊदी अरब की हिफाजत करेगा और उसको जदीद असलहा फराहम करेगा। तेल की बंदिश के दौरान ही शाह फैसल और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मिलकर पूरी दुनिया के मुसलमान हुक्मरानों को पाकिस्तान बुलाया और कहा कि हमें मुत्तहिद हो जाना चाहिए। किसी इस्लामी मुल्क के पास एटमी हथियार हों और एक खुफिया बात कि हमें ऐसी इस्लामी करेंसी बनानी चाहिए जो डॉलर और पाउंड की मोहताज ना हो। तब सब लीडर्स ने बादशाही मस्जिद में नमाज अदा की और शाह फैसल के लिए वो लम्हा जज्बाती था और कहा कि काश इसके बाद मैं बैतुल मुक़द्दस में नमाज अदा कर सकूं या फिर शहादत पाऊं। वो पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते थे और उनके बहुत एहसानात थे पाकिस्तान पर। खैर, इस मीटिंग ने अमेरिका व इसराइल के कान खड़े कर दिए कि अगर ये कामयाब हो जाते तो पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में होगी। 1966 में सऊदी शहजादा फैसल बिन मसायद, जो शाह फैसल का भतीजा था, अमेरिका गया था तालीम के लिए और वहाँ उसने कोलोराडो यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। लेकिन वहाँ ये एक नशे, हशीश और LCD का शिकार हो गया और बेचने भी लग गया। इसको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बगैर उसको कोई सजा दिए बगैर इसको रिहा कर दिया और एक दूसरी यूनिवर्सिटी बर्कले कैलिफोर्निया में दाखिला दे दिया, जहां पर जहन साजी की जाती थी स्टूडेंट्स की। इसी दौरान मोसाद ने एक लड़की को तैयार किया जिसका नाम था क्रिस्टीन सूरमा, जो आम सी अदाकारा थी। इसको फैसल के पीछे लगा दिया और ये फैसल की गर्लफ्रेंड बन गई। शाह फैसल के कातिल भतीजे का नाम भी फैसल था। इसी लड़की ने फैसल की जहन साजी की और रही सही कसर यूनिवर्सिटी ने पूरी की। इसको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई सऊदी हुकूमत के खिलाफ ताकि आने वाले इसको हथियार बनाया जा सके। इसमें काफ़ी मामलात हुए जिसमें ये यूरोप भी गया था, वहाँ कुछ लोगों से मिला था जिससे ये तैयार हो गया। खैर, 1975 में कुवैत का वफ्द शाह फैसल से मुलाकात करने आया। वहाँ फैसल भी चला गया। इसने रिवॉल्वर छुपाकर शाह फैसल के करीब चला गया। शाह फैसल ने उसको पास आने का इशारा किया ताकि वो शाह फैसल के सर पर बोसा दे। ये इज्जत की अलामत थी। वो पास आया। शाह फैसल ने सर थोड़ा सा आगे किया, लेकिन फैसल ने रिवॉल्वर निकाला और शाह फैसल के सर में 2 गोलियां मार दी। तीसरी गोली नहीं लगी, लेकिन 2 गोलियों ने ही काम कर दिया था, जिससे शाह फैसल चल बसे। इधर अमेरिका में हलचल मची हुई थी। कुछ रिपोर्ट्स थीं जो काफ़ी तफसीली हैं, मैं लिख नहीं सकता, लेकिन इसमें पहले कोशिश की गई कि फैसल को जहनी मरीज करार दे दिया जाए और यही हुआ। फैसल को जहनी मरीज करार दे दिया गया, लेकिन फिर कुछ माहिरीन नफ्सियात ने चेक किया तो पता चला ये बिल्कुल ठीक है। फिर इसको 3 महीनों बाद ही सरेआम सर कलम करके मार दिया गया और शाह फैसल की फाइल को बंद कर दिया गया। फैसल की गर्लफ्रेंड गायब कर दी गई। इसको इसराइल ने पैसा दिया कि वो अब मीडिया से, कैमरे से बिल्कुल दूर चली जाए। कुछ महीनों बाद उसने एक बयान दिया था कि जो कुछ रियाज में हुआ वो वैसा नहीं था जैसा दिखाया गया। ये उसका आखिरी जुमला था। इसके बाद से अब तक कोई खबर नहीं कि वो जिंदा रही या मार दी गई। उम्मीद तो यही है कि मार दी गई,
क्योंकि मोसाद और CIA के बहुत से एजेंट्स की जिंदगियां मेरे सामने हैं जिनको काम मुकम्मल होने के बाद मार दिया जाता है। शाह फैसल के बाद हेनरी किसिंजर, रॉकफेलर खानदान, JP मॉर्गन खानदान और दीगर लोगों ने सऊदीया के साथ मुआहिदे किए तेल के, जिससे सऊदीया को पेट्रो डॉलर मुआहिदे में बांधकर चुप करवा दिया और आज तक चुप है। यहाँ एक मजीद बात भी है कि शाह फैसल के दौर में फैसल का भाई पुलिस के हाथों मारा गया था एक एहतजाज में। तो ये भी कहा जाता है कि पहले फैसल ने खामोशी इख्तियार कर ली थी इस पर, लेकिन फिर जब इसको भड़काया गया तो इसके भाई के कत्ल को ही हथियार बनाकर उकसाया गया। इसके बाद भुट्टो की बारी आई। कहानी यहाँ भी तकरीबन वही, आलम इस्लाम को इकट्ठा करने वाले भी हटा दिए गए और तेल पर भी कब्जा कर लिया। इस सारी वारदात का मास्टरमाइंड हेनरी किसिंजर था। इसके मुतालिक रॉकफेलर वाली तहरीर में बताया था कि ये आम सा प्रोफेसर डॉक्टर था यहूदी मजहब से। इसको रॉकफेलर ने अमरीकी सियासत में जगह दी और फिर इसने दुनिया के अहम तरीन लोगों को हटाया इसराइल के लिए। इसी ने रथचाइल्ड खानदान और रॉकफेलर को मिलाया। इसी ने इसराइल को टेक्नोलॉजी दी, तेल दिया, हथियार दिलवाए।